तो स्वागत है आप सभी का जीएनएम स्पेशल के इस नए वीडियो में। और आज हम लोग जो एम्ब्रियोलॉजी एंड फीटल डेवलपमेंट जो कि हमारे जो यूनिट 3 था, इसको हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। बहुत बड़ी वीडियो होगी पर देखते हैं कहाँ तक ख़त्म हो पाता है हमारा। और आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा वीडियो 3 होगा। और अगर हम लोग बात करें हम लोगों का पिछले 2 वीडियो में कहाँ तक हो चुका है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो सिलेबस है हमारा, उसमें हमारा जो ओजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन ये हो गया है, एम्ब्रियोलॉजी फीटल डेवलपमेंट हो गया है। और आज हम लोग ये टॉपिक देखने वाले हैं जो कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन के बारे में है, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, एबनॉर्मलिटी और ये लिक्विड एमनी मतलब एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करेंगे हम लोग, और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक खत्म करवाते हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं प्लेसेंटा को, जो कि हमारा टॉपिक है। तो प्लेसेंटा क्या होता है? तो प्लेसेंटा होता है कि प्लेसेंटा एक टेम्पोररी मेम्ब्रेनस वैस्कुलर ऑर्गन है जो कि फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान बनती है। ये टेम्पोररी ऑर्गन होता है और ये प्रेगनेंसी के दौरान बनती है। यह बच्चे के जन्म के बाद एक्सपेल आउट होती है और प्लेसेंटा यह फीटस और मदर के बीच एक लिंक का काम करती है। तो फीटस और मदर को जोड़ने का काम भी करती है प्लेसेंटा। ठीक है, अब देखें तो जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो प्लेसेंटा डिस्कॉइड शेप की होती है, यानी कि एक डिस्क शेप की होती है। और ये हेमोकोरियल होती है क्योंकि इसका जो कोरियन पार्ट होता है वो मदर के ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो इसका एक पार्ट जो है वो मदर के कांटेक्ट में रहता है और एक पार्ट ऐसे करके यहाँ पे बच्चे से जुड़ा हुआ रहता है। और ये डेसिडुएट होती है क्योंकि यह बेबी की डिलीवरी के बाद एक्सपेल आउट हो जाती है, इसीलिए इसको डेसिडुएट बोलते हैं। तो ये था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिर आगे देखते हैं इसके। देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने बना के रखें कि ये देखिए ये प्लेसेंटा है और ये बच्चे से ऐसे जुड़ी हुई है यहाँ पे। और जो इसका शेप होता है वो इस तरह का होता है। ये वाला पार्ट इसका जो कोरियन पार्ट होता है, ये होता है इसका जो मैटरनल ब्लड से इधर जुड़ा हुआ रहता है इसका पार्ट। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि यहाँ पे जाके ऐसे बच्चे से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और इसमें ये बीच में जो जगह है, ये जगह, इसको मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो ये जो जगह होती है, ये जगह यहाँ पे ये होती है इंटरविलाइस स्पेस। ये विलाई के बीच के इस जगह होती है। और ये जो होता है, अगर आप इसको यहाँ पे नोट करेंगे तो ये होती है विलाई। ये जो आपको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं, ये विलाई होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो फोटो मैंने लगाया है इसमें दिख रहा होगा आपको कि ये कोरियोनिक प्लेट होती है। यहाँ पे देखिए ये कोरियोनिक प्लेट है, ये कोरियोनिक विलाई है। ये यहाँ पे जब कोई विलाई दिख रही है, ये 2 विलाई के बीच का जगह यानी कि इंटरविलाइस स्पेस होता है। इसका हमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये मैटरनल ब्लड वेसल्स होती है जो कि यहाँ पे ये इससे कनेक्ट होती है, इधर से मैटरनल ब्लड वेसल्स से करके कनेक्ट होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो ये था हमारा प्लेसेंटा के बारे में, आपको जनरल आइडिया मिल गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्लेसेंटा 2 चीज़ों से बनती है, मतलब 2 जगह से बनती है। एक होता है डेसिडुआ बेसिलस जो कि मैटरनल पार्ट होता है जिससे कि 20% प्लेसेंटा बनता है। और एक होता है फीटल पार्ट का प्लेसेंटा जो कि 80% पार्ट से बनता है, जो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट या फिर ट्रॉफी एक्टोड्रम में से बनता है। तो 80% बच्चे से बनता है और 20% मदर से बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था कि इसका एक कोरियन पार्ट होता है, यह प्लेसेंटा का मेजर पार्ट होता है जो कि कोरियोनिक विलाई जिससे कि ग्रो होता है का निर्माण करता है। ये कोरियन पार्ट जो होता है ये कोरियोनिक विलाई का निर्माण करता है। फिर एमनियोनिक सैक क्या होता है कि एम्ब्रायो को चारों तरफ से कवर करता है और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। फिर जो इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसको स्टेम विलाई, कॉटिलिडोन या फिर प्लेसेंटोन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि एक प्लेसेंटा जो होता है उसमें लगभग 60 स्टीम विलाई होती है। ठीक है, और 3 से 4 स्टीम विलाई मिलकर एक कॉटिलिडोन बनाता है और एक प्लेसेंटा में लगभग 15 से 19 कॉटिलिडोन होता है। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी विलाई होती है। ठीक है, तो ये आपको बताना था। फिर आगे देखें तो जो एक मैच्योर प्लेसेंटा होती है, यानी कि जब प्लेसेंटा टर्म के टाइम पे यानी कि डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा जो होती है वो लगभग 500 ग्राम की होती है और ये लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। तो जो अगर ऐसे करके प्लेसेंटा का मानने से ये जो डायमीटर होती है ये 22 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर की होती है कम से कम। ठीक है, तो एक चीज़ और देखें तो जो मैच्योर प्लेसेंटा है ये सर्कुलर डिस्क के समान होती है और यह केंद्र के में सबसे ज़्यादा थिक होती है। थिक कितना होती है? लगभग 3 सेंटीमीटर थिक होती है। ठीक है, और किनारों की तरफ इसकी मोटाई कम होती जाती है। और टर्म के समय प्लेसेंटा का वजन फीटस के वजन का लगभग 1/6 होता है, यानी कि 6:1 का रेशियो होता है, 6:1 का। तो अगर जो बच्चा है उसको हम वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लेसेंटा 1, यानी कि अगर बच्चा
6 kg का है तो प्लेसेंटा 1 kg का होगा। और हम लोगों को पता है कि बच्चा लगभग 3 kg का होता है, 3-3.5 kg का, इसलिए जो इसका वजन होता है प्लेसेंटा का वो 500 ग्राम का होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो आपको समझ में आ गया। फिर मैच्योर प्लेसेंटा लगभग 22 से 24 इंच या 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी अम्बिलाइकल कॉर्ड से जुड़ी हुई रहती है। जो प्लेसेंटा होता है, ये जो अम्बिलाइकल कॉर्ड से जो जुड़ा हुआ रहता है बच्चे से, तो इसका लंबाई 45 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, या सॉरी इसका लंबाई 55 सेंटीमीटर होता है। फिर इसका कलर जो है वो रेडिश ब्लू होता है। और इसमें जो यह जो है प्लेसेंटा, ये यूट्रस का लगभग 30% भाग यानी 1/3 भाग वो कवर करती है। इसमें 2 सतह पाई जाती है। जिस तरफ से अम्बिलाइकल कॉर्ड जुड़ा हुआ रहता है उसको फीटल सरफेस बोलते हैं, और जिस तरफ से मदर से जुड़ा हुआ रहता है उसको मैटरनल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े तो इसमें जो सर्कुलेशन होता है प्लेसेंटा के अंदर, यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 4 चरण में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है कि मैटरनल ब्लड इंटरवेलस स्पेस तक पहुंचता है। तो जो मदर का ब्लड होता है वो इंटरविलायस स्पेस यानी 2 भिलाई के बीच में जो जगह मैंने बताया था उसके बीच में पहुंचता है। और ब्लड का वॉल्यूम 500 ग्राम होता है। और इंटरविलायस के स्पेस के बीच में कितना जगह हो सकता है वो होता है 150 ml ब्लड। और फिर जो फ्लो रेट होता है इंटरविलायस स्पेस में वो होता है 500 से 600 ml पर मिनट, ठीक है। फिर ये तो पहला था कि मदर से इंटरविलायस स्पेस के बीच में पहुंचा। दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त फीटस तक पहुंचता है, यानी कि मदर से इंटरविलायस स्पेस के बीच में पहुंचा ऐसे करके, ये भिलाई मान लीजिए। तो ये मदर की तरफ से इधर से ब्लड आया, यहाँ पहुंचा। अब यहाँ से ये जाएगा बच्चे में, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद फिर देखें तो बच्चे में पहुंच के उसके बाद फिर ये 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा में है कि जो कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बच्चे से, यानी कि बच्चे से अगर इधर बच्चा है तो इससे आएगा यहाँ, और यहाँ से फिर वो मदर में चला जाएगा। तो तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये, तो यही है। फिर ये फर्टिलाइजेशन के 21 दिन के बाद शुरू हो जाता है। और ये जो मदर से ब्लड आने का काम है ये 10 से 12 दिन के बाद ही शुरू हो जाता है। फिर चौथा स्टेप क्या है कि जो इंटरविलायस स्पेस से माता तक रक्त पहुंचता है। तो पहले माता से के रक्त से यहाँ पहुंचता है इंटरविलायस स्पेस में, फिर जाता है बच्चे के पास, तीसरे में बच्चे से यहाँ जाता है, और चौथे में यहाँ से मदर में चला जाता है। तो यही होता है इसके 4 स्टेप्स जो कि सर्कुलेशन का होता है। फिर चौथा देखें, सॉरी आगे फंक्शन का देखें। तो फंक्शन में क्या होता है, पहला होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है कि फीटस के लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए प्लेसेंटा के द्वारा डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा जो O2 यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। और मदर के ब्लड से फीटस O2 को ग्रहण करता है और अपनी CO2 को मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि मदर से बच्चा जो फीटस है वो ऑक्सीजन लेता है और अपना जो CO2 है वो मदर के रक्त में डाल देता है। फिर होता है एक्सक्रेटरी फंक्शन। एक्सक्रेटरी मतलब बाहर निकालने वाली। जो किडनी होती है वो 10th वीक पे शुरू हो जाती है बच्चे की, लेकिन वो बाहर निकालेगी कहाँ, तो जो भी यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह होती है और या क्रिएटिनिन वगैरह होता है या जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बच्चे का, वो प्लेसेंटा के द्वारा मदर के ब्लड में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव मतलब कि पोषण वाला फंक्शन। तो पोषण क्या करता है कि फीटस अपने पोषण मदर से प्राप्त करता है, और मदर का न्यूट्रिशन अपर्याप्त होती है तो न्यूट्रिशन देने हेतु मदर के टिश्यू में स्टोर न्यूट्रिएंट्स का विघटन होता है। तो अगर बच्चा को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो जो प्लेसेंटा है वो मदर के टिश्यू से या उसके रक्त से न्यूट्रिशन को निकाल के बच्चे को दे देता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मदर के अंदर प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन होना चाहिए। फिर होता है बैरियर फंक्शन। तो बैरियर फंक्शन क्या होता है कि जो बैरियर फंक्शन होता है इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के कारण प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह काम करता है। इस बैरियर के कारण अननेसेसरी लार्ज मॉलिक्यूल, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं या कुछ हार्मफुल अगर सब्जेक्ट्स वगैरह हैं या फिर कोई दवाई मदर ने खा ली या फिर कुछ हो गया, तो ये सारी चीज़ें ब्लड के थ्रू फीटस तक नहीं पहुंच पाता है, यानी कि बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है। ये बच्चे को उससे बचाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगला देखें तो इसका फंक्शन में इंडोक्राइन फंक्शन आता है। इंडोक्राइन फंक्शन मतलब कि ये कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर कुछ हार्मोन निकालता है। इसमें कि पहला है HCG हार्मोन, जिसको कि हम लोग ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। फिर जो एक और हार्मोन निकालता है उसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन हार्मोन, जिसको कि HPL बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है।
फिर इसके बाद होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ये सारे हार्मोन्स मिलकर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है एंजाइमिक फंक्शन। तो एंजाइम फंक्शन के द्वारा क्या होता है कि जो हार्मोन्स के सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। बहुत सारा प्लेसेंटा जो है वो एंजाइम भी निकालता है। एंजाइम क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को तेज कर देते हैं। तो ये जो है मतलब हार्मोन्स बनने की प्रोसेस को तेज कर देते हैं। तो ये तीनों हार्मोन निकालते हैं, जिसमें कि एल्केन फॉस्फेट, ऑक्सीटॉक्सिनेज और डायामाइन ऑक्सीडेज, ये एंजाइम निकाले जाते हैं प्लेसेंटा के द्वारा। फिर आगे बढ़े तो इसका एक काम होता है प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्शन क्या करता है कि ये बहुत सारे इन्फेक्शन से जो है वो बचाता है बच्चे को, जिसमें कि जो IgG होता है, ये इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है, ये मदर से बच्चे में जाता है, जिससे कि बच्चा सुरक्षित रहता है, इसके अंदर इम्यूनिटी पैदा होती है। तो ये काम भी होता है प्लेसेंटा का। तो अब हम प्लेसेंटा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के एमनियोटिक कैविटी में भरा हुआ जो द्रव्य होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है, जिसमें कि जो फीटस है वो तैरते रहता है। इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका कलर के बारे में पहले जाने। तो अर्ली प्रेगनेंसी में यह द्रव्य कलरलेस होता है, यानी कोई कलर नहीं होता है, लेकिन यह प्रेगनेंसी के पूर्ण होने की अवस्था में हल्का पीला कलर का हो जाता है, क्योंकि इसमें जो फीटल स्किन की एपिथेलियल सेल, उसके लेनुगो और वेर्निक्स कैसियोसा इसमें मिल जाती है। लेनुगो के बारे में आपको नहीं पता है तो मैंने बताया था कल कि जो लेनुगो होता है वो बच्चे का शरीर के ऊपर आने वाली पतली पतली जो बाल होते हैं उसको लेनुगो कहा जाता है। फिर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है कि प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड 8th वीक से डिटेक्ट होता है, मतलब 8वें वीक से वो पता चलने लगता है एमनियोटिक फ्लूइड का, और इसका वॉल्यूम इंटायर प्रेगनेंसी में अलग अलग होता है, जो कि इस प्रकार है। अभी हम लोग देखेंगे इसके वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम कैसा होता है। तो वॉल्यूम के बारे में देखें तो जो 10 सप्ताह की अवधि होती है उसमें यह 25 मिलीलीटर होता है, 25 ml, ठीक है। फिर 12 सप्ताह की अवधि में ये 50 ml होता है। फिर जो 20 सप्ताह की अवधि है इसमें 400 ml होता है। जो 36 से 38 सप्ताह की अवधि है इस टाइम पे सबसे ज्यादा होता है, जो कि 1 लीटर होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड घटने लगता है। तो फिर अगर 40 सप्ताह की बात करें तो उस टाइम पे 600 से 800 ml रहता है, और फिर 43 सप्ताह की बात करें तो ये बस 200 ml रहता है, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे बस 200 ml ही रहता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद कर लें। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कब रहता है, 1 लीटर जो होता है यानी कि 1000 ml, ये 36 से 38 सप्ताह की प्रेगनेंसी के टाइम पे रहता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें इसके सर्कुलेशन के बारे में, कि हमने उसके कलर के बारे में देख लिया, वॉल्यूम के बारे में देख लिया, अब उसके सर्कुलेशन के बारे में देखते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। तो फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है, यह वाटर, एमनियोटिक फ्लूइड का वाटर प्रत्येक 2 से 3 आवर में कंप्लीटली चेंज होकर रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। ये हमेशा चेंज होकर रिप्लेस होते रहता है। फिर इसका कंपोजिशन देखें तो जो फर्स्ट हाफ होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट हाफ में एमनियोटिक फ्लूइड की कंपोजिशन प्लाज्मा के समान ही होती है। जो शुरुआती दौर में प्लाज्मा के जैसा ही रहता है, परंतु लेट प्रेगनेंसी में यह परिवर्तित होते रहता है, और इसकी जो वो कंपोजिशन होती है वो अलग अलग तरह की होती है। जिसमें कि सबसे पहले अगर वाटर देखें तो जो वाटर होता है वह 98 से 99% इसमें पानी होता है। फिर सॉलिड जो है 1 से 2% होता है, और इस सॉलिड में 2-3 चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, इनऑर्गेनिक चीज़ें होती है, और सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं। तो हम इन तीनों को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक चीज़ों की बात करें तो प्रोटीन 0.3 ग्राम होती है, 0.3 ग्राम %, ग्लूकोज 20 mg%, यूरिया 30 mg%, यूरिक एसिड 4 mg%, क्रिएटिनिन 2 mg%, और टोटल लिपिड 50 mg%। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, और आप चाहें तो एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको शायद आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, लिपिड्स, ये सारी चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। फिर अगला देखें तो आएगा फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है कि मैटरनल ब्लड के समान ही सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन होती है, और एमनियोटिक फ्लूइड की जो pH होती है वो 7.2 होती है। ये याद रखने वाली बात है कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो pH होता है वो होता है 7.2, तो ये आपको याद रखना चाहिए। फिर होता है सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल में क्या क्या आते हैं, उसमें लेनुगो आती है, फीटल की स्किन आती है, और फिर स्क्वेमस एपिथेलियल की सेल आती है, फिर वर्निक्स कैसियोसा आती है, फीटस की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, विजाइना होती है, यूरिनरी ब्लड की मतलब ब्लड की सेल्स, ये सारी सेल्स जो होते हैं जो बनने के बाद बच जाते हैं उसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। ये सारी चीज़ें भी उसमें रहती है। तो हमने वो देख लिया। अब हम देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन क्या क्या करता है। तो ये फीटस को एक्सटर्नल इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है, बाहर से कोई अगर इंजुरी होती है तो उससे प्रोटेक्ट करता है एमनियोटिक फ्लूइड।
यूट्रस का टेम्परेचर मेंटेन रखने में मदद करता है, फीटस को फ्रीली मूव करने में और ग्रो करने में सहायता प्रदान करता है, ये फीटस को एडिक्वेट वाटर सप्लाई करता है और कुछ मात्रा में प्रोटीन व साल्ट भी प्रदान करता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि उसमें प्रोटीन वगैरह भी था, उसके ऑर्गेनिक मटेरियल में हमने देखा था। फिर सर्विक्स के डायलेशन में हेल्प करता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान फीटस को प्लेसेंटा के दबाव से जो वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर फर्स्ट स्टेज के अंत में बर्थ कैनाल को साफ करता है, जिससे कि यूट्राइन कैविटी को असेंडिंग इन्फेक्शन व फीटस को अन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। तो जब डिलीवरी होने वाला रहता है तो उस टाइम पे जो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है सबसे पहले, तो वो बर्थ कैनाल को, इनकी वेजाइना और सर्विक्स वगैरह को साफ करते हुए अंदर से आता है, ताकि जब बच्चा डिलीवर हो तो उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये भी काम है इसका। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही एक वीडियो में। और तो आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। और आप लोग अपना जो भी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में मोटिवेशन भी मिलती है। तो